हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। तो अब शुरू करते हैं एलएलपी का रिवीजन। तो सर, जब एलएलपी की बात करते हैं तो एलएलपी में सबसे पहले हमारे पास सवाल आते हैं, एलएलपी क्यों आया। ये आया था एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस क्रिएट करने के लिए, जो आपको पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के बेनिफिट दें। ये कब से इंट्रोड्यूस हुआ है? सबसे पहले 9 जनवरी 2007 को एमसीए को समझ में आया था कि ऐसी कोई बिल की जरूरत है। 12 दिसंबर 2008 को बिल पास हुआ था और इस पे सिग्नेचर हुआ था 7 जनवरी 2009 को प्रेसिडेंट का। मेजर सेक्शंस जो हैं वो 31 मार्च से इंट्रोड्यूस हुए हैं, लेकिन सेक्शन 1 पहले ही हो गया था। ये कहाँ एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया में। जब एलएलपी की बात करते हैं, इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ डूइंग लीगल बिजनेस। इट इज अ ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। इट हैज द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। जो एलएलपी की लाइबिलिटी है वो अपने एसेट तक एक्सटेंड करती है और इंटरनल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी है। एलएलपी के अंदर 14 चैप्टर, 81 सेक्शंस और 4 शेड्यूल हैं, जिसमें शेड्यूल 1 बात करता है राइट्स एंड ड्यूटीज में। अगर अग्रीमेंट में राइट एंड ड्यूटी नहीं लिखी है तो इसमें जो राइट एंड ड्यूटी लिखी है वो मानी जाएंगी। शेड्यूल 2 बात करता है कन्वर्जन के बारे में, ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म टू एन एलएलपी। शेड्यूल 3 बात करता है, वो भी कन्वर्जन के बारे में बात करता है, ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। और शेड्यूल 4 भी कन्वर्जन के बारे में बात करता है, वो बात करता है ऑफ अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एन एलएलपी। इसके बाद जब फाइनेंस, इसमें जो डेफिनेशंस है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। जैसे पहला है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो है एलएलपी का, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। लेकिन उसमें एक बात याद रखनी है, अगर कोई ईयर स्टार्ट हो रहा है आफ्टर, अगर कोई एलएलपी स्टार्ट हो रहा है आफ्टर 30 सितंबर, आफ्टर, तो उसका नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में जाके फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा। ये चॉइस है आपकी फाइनेंशियल बुक्स को मेंटेन करने के लिए। लेकिन इनकम टैक्स की बुक्स को मेंटेन करने के लिए ऐसा कोई चॉइस नहीं है आपके पास, वहां पर सेम ईयर पर ही खत्म होगा। उसके बाद आता है सर सेक्शन स्मॉल एलएलपी का। स्मॉल एलएलपी मतलब वो एलएलपी जिसमें पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख के नीचे है। ये लिमिट 25 लाख की इंक्रीज करके 5 करोड़ तक की जा सकती है, लेकिन अभी नहीं की गई है। और जो टर्नओवर है, ठीक है, पिछले साल का, वो 40 लाख रुपए के अंदर है। इसको बढ़ा के 50 करोड़ किया जा सकता है, अभी नहीं किया है, अभी 40 लाख ही है। फिर सेक्शन नंबर 3 आता है जो बोलता है एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट है। सेक्शन नंबर 4 आता है जो बोलता है कि पार्टनरशिप एक्ट एलएलपी को मानने की जरूरत नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेक्शन नंबर 5 आता है जो बोलता है कि कौन पार्टनर बन सकता है। बोलता है इंडिविजुअल भी बन सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकता है, लेकिन यूयूआई नहीं बन सकता। एक अनसाउंड माइंड का आदमी, एक अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट, या एक ऐसा इंस्टॉलमेंट विच हैज बीन एजुडिकेटेड एज एन इंस्टॉलमेंट, जिसको एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है। सेक्शन 6 आता है जो बताता है कि सर एटलीस्ट 2 लोग चाहिए होते हैं एलएलपी में पार्टनर बनने के लिए। अगर ये मैक्सिमम, कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 2 है। अगर ये नंबर 2 के नीचे गिर जाता है तो जो एक सिंगल पार्टनर अवेयर है इस बारे में, अगर वो बिजनेस 6 महीना से ज्यादा कंटिन्यू करता है, तो आफ्टर 6 मंथ्स उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है पार्टनरशिप फर्म में। और ये अनलिमिटेड तब तक रहेगी जब तक कोई नया पार्टनर नहीं आ जाता। बाद में जाके हम लोग सेक्शन 64 में देखते हैं कि अगर इसके बारे में ट्राइब्यूनल को पता चला तो वो फर्म को बंद भी कर देता है। सेक्शन नंबर 7 हमें डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में बताता है कि डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए आपको 2 चाहिए एटलीस्ट, जिसमें से दोनों नेचुरल पर्सन और एक रेसिडेंट होना चाहिए। बॉडी कॉर्पोरेट्स के नॉमिनी अपॉइंट होंगे इसके लिए। जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट होता है उसमें नाम होना चाहिए डेजिग्नेटेड पार्टनर का। अगर नहीं है तो फिर सारे के सारे डीम्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर हो जाते हैं। डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए डीपीआईएन होना जरूरी है। डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होता है उसको डेजिग्नेटेड अपॉइंट करने से 30 डेज के अंदर अंदर अपना रिटन कंसेंट देना पड़ता है, ठीक है, एलएलपी को, और एलएलपी को वो आरओसी को सबमिट करना पड़ता है। सेक्शन 8 बोलते हैं डीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लीगल एक्टिविटीज, क्योंकि एक बार उसको ले आया अब उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 9 बोलता है कि कभी अगर कैजुअल वैकेंसी हुई तो कैजुअल वैकेंसी इस वजह से हुई कि डीपी इनकेपेबल हो गया या ऐसा कुछ हो गया, और नंबर ऑफ डीपी आपके 2 के नीचे हो जाते हैं, तो आपको मैंडेटरली विद इन 30 डेज उस जगह को भरना पड़ेगा। मतलब किसी और को आपको डीपी बनाना पड़ेगा विद इन 30 डेज के अंदर अंदर, वरना फिर सारे पार्टनर, अगर 2 से कम है आपके डीपी, तो सारे पार्टनर को डीपी अज्यूम कर लिया जाएगा, और फिर ऐसे केस में सेक्शन 10 में आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। सेक्शन 10 इज ऑल अबाउट पेनल्टी। सेक्शन 10 का सबसेक्शन 1 पेनल्टी के लिए है कि अगर 2 या 2 से कम आपके डीपी हो जाते हैं या डीपी होते ही नहीं, तो एलएलपी पर 10,000, 100 पर डे मैक्सिमम 1 लाख, पार्टनर पर 10,000, 100 पर डे मैक्सिमम 50,000। अगर कैजुअल वैकेंसी में आपने री अपॉइंटमेंट नहीं किया है, तो कैजुअल वैकेंसी में री अपॉइंटमेंट ना करने की वजह से एलएलपी के लिए 10,000, अगर कैजुअल वैकेंसी में री अपॉइंटमेंट जरूरी है क्योंकि 2 ही डीपी थे, एक मर गया, तो 10,000 पर डे, 10,000 वन टाइम, 10,000 वन टाइम, 100 पर डे, 100 पर डे मैक्सिमम। एलएलपी के लिए 1 लाख, पार्टनर के लिए 50,000। लेकिन मान लो क्या हुआ, आपने अपॉइंट तो किया लेकिन कंसेंट नहीं दिया, तो छोटी बात है, तो इसमें छोटी पेनल्टी लगती है, सब आधी हो जाती है। जो 10,000 है वो 5,000 हो जाता है, उसके लिए, एलएलपी के लिए भी, पार्टनर के लिए भी। अब यहाँ डीपी है तो डीपी पर लगेगा, बस कंसेंट नहीं दिया गया।
तो 10,000 और 5,000 हो जाता है। बाकी दोनों में नहीं था क्योंकि बाकी दोनों में डीपी ही नहीं था, इसलिए एवरी पार्टनर पर पेनल्टी थी। यहाँ डीपी पर है, 10,000 एलएलपी पर, 5,000 डीपी पर, वन टाइम, 100 पर डे, 100 पर डे दोनों का। इसका मैक्सिमम हो जाता है 50,000, उसका मैक्सिमम 25,000। अब जब इनकॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो ये सेक्शन नंबर 11 में आता है। ये बोलता है एलएलपी जिसको इनकॉर्पोरेट होना है वो ई फॉर्म फिलिप, ठीक है, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेटिंग एलएलपी इलेक्ट्रॉनिकली, दो पार्टनर साइन करेंगे जिनका एक बिजनेस होगा, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जिसमें फर्म का नाम, फर्म का बिजनेस, फर्म का एड्रेस, टाइप ऑफ बिजनेस, पार्टनर का नाम एंड एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम एंड एड्रेस ये देंगे। साथ में एक स्टेटमेंट रहेगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ठीक है, जिस स्टेटमेंट में आप चाहे सीए का या सीएस का या सीएमए का या एडवोकेट का, दैट ऑल मैटर्स विच आर इंसिडेंटल टू रजिस्ट्रेशन हैव बीन कंप्लाइड विथ। अब इसमें सर अगर कोई चीज फॉल्स मानी गई, फॉल्स दिखी, तो आपको इम्प्रिजनमेंट हो जाएगा 2 साल का, मिनिमम पेनल्टी 10,000, मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख। अब रजिस्ट्रार ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, अगर रजिस्ट्रार को लगा सब चीज ठीक है तो वो आपको एक LLPIN नंबर देके एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, विच इज अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट यू हैव बीन रजिस्टर्ड। ठीक है। अब 13 की बात आती है रजिस्टर्ड ऑफिस की, कि अगर एलएलपी जैसे ही इनकॉर्पोरेट हुआ 30 डेज के अंदर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है। अगर 30 दिन के अंदर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो उस पर 500 रुपया पर डे करके पेनल्टी लगेगी, विच इज मैक्सिमम अप टू 50,000 रुपीज फॉर एलएलपी एंड ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं। फिर सेक्शन 14 आया जिसमें बात करते हैं इफेक्ट की। अगर एक एलएलपी रजिस्टर हो गया, अब वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है, उसका कॉमन सील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसकी चॉइस है। कैन बी सूड और कैन सू और बी सूड इन इट्स ओन नेम, अपने नेम पर केस कर भी सकता है, अपने नेम पर केस खा भी सकता है। लास्ट में आया डूइंग एंड सफरिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ द अदर एक्ट। तो किसी दूसरे कानून के अंदर वो जो भी एप्लीकेबल हो रहे हैं एलएलपी को, वो भी उसको फॉलो करना पड़ेगा अगर वो एलएलपी के अलावा दूसरा कानून है, और अगर नहीं फॉलो करने पर उस पर कोई पेनल्टी है तो वो भी पेनल्टी उसके ऊपर लगेगी। इसके बाद नाम की कहानी आती है 15, 16, 17। एलएलपी का नाम कुछ भी हो सकता है, बस दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट जैसा कॉमन आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए या ट्रेडमार्क कॉपी नहीं करना चाहिए। जिसमें सर नाम जो खत्म हो रहा है वो LLP से खत्म होना चाहिए या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ऐसा कुछ करके नाम पे लिखा होना चाहिए एंड में, टुवर्ड्स द एंड। उसके बाद बात किया 16। अब 16 में सर जो एलएलपी है वो अपना नाम रिजर्व भी करा सकता है, मैक्सिमम रिजर्वेशन पीरियड इज 3 मंथ्स। 17 बात करता है कि अगर आपका नाम किसी के दूसरे एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से कॉमन हो गया और आपके अगेंस्ट कंप्लेन हो गई, या आपका जो ट्रेडमार्क है वो 3 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द यूज दैट यू आर डूइंग, किसी ने बोल दिया कि आप मतलब दिखा प्रूफ कर दिया कि आपने उसका ट्रेडमार्क कॉपी किया, तो फिर आपको वो चीज चेंज करनी पड़ेगी विद इन 3 मंथ्स गिवन बाय सीजी। चेंज करने से 15 दिन के अंदर आप आरओसी को इन्फॉर्म करोगे, वो 30 दिन में आपको नया नाम या सर्टिफिकेट दे देगा। अगर आप ढीठ हो और आपने 3 महीने में वो चेंज नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आके, एमसीए वाला आके खुद आपका वो चेंज कर देगा और आरओसी को बता देगा। इसके बाद रिलेशन वाले टॉपिक्स आए। रिलेशन इज 22, 23, 24 और 25। सेक्शन नंबर 22 बोलता है दैट द नेम ऑफ द पार्टनर्स आर द वंस जिनका नाम अग्रीमेंट में लिखा है। 23 बोलता है अग्रीमेंट में राइट और ड्यूटी लिखी होती है, सबको वो माननी है। अगर कुछ चेंज करना है तो कंसेंट ऑल का चाहिए होगा, अगर उसमें कुछ नहीं लिखा तो जो शेड्यूल 1 में राइट है ड्यूटी है वो माननी पड़ेगी। 24 बोलता है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर करना चाह रहा है फॉर्म से तो उसको 30 डे नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन अगर वो डेथ, इंसॉल्वेंसी, ठीक है, या अनसाउंड माइंड की वजह से पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है तो उस केस में आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। जिस दिन वो छोड़ के जाएगा उसका पार्टनरशिप से रिश्ता नाता खत्म, उसके पहले की एक्टिविटी के लिए लायबल, उसके बाद की नहीं। जिस दिन जाएगा उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट सेटल्ड बाय अक्यूमुलेटेड लॉसेस उसको पे कर दिया जाएगा, और उस दिन के बाद से आप बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 25 बोलता है कि अगर एक पार्टनर अपना नाम या एड्रेस चेंज करता है तो चेंज से 15 दिन के अंदर एलएलपी को बताना है, और एलएलपी को 30 दिन के अंदर आरओसी को बताना है, फ्रॉम द चेंज, नॉट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द चेंज। अगर कोई पार्टनर नया आ रहा है तो आने से 30 दिन के अंदर बताना है, अगर पुराना जा रहा है तो उसके जाने से 30 दिन के अंदर बताना है एलएलपी को। जाने वाला पार्टनर खुद भी आरओसी को बता सकता है डायरेक्टली, वैसे में आरओसी एक शो कॉज नोटिस देगा। अगर सामने वाली कंपनी ने 15 दिन के अंदर शो कॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं किया तो वो रजिस्ट्रार ये मान लेगा कि वो पार्टनर चला गया। यहाँ पर कोई भी डिफॉल्ट होता है 10,000 रुपया एलएलपी पर, 10,000 रुपया डीपी पर, 10,000 रुपया वो नेम एंड एड्रेस जो पार्टनर ने चेंज किया उसके ऊपर, अगर वो 15 दिन में एलएलपी को ना बताए। सबके ऊपर 10,000 की पेनल्टी। उसके बाद लड़ी ऑफ सेक्शन 26, 27, 28, 29। सेक्शन 26 बोलता है कि हर पार्टनर एलएलपी का एजेंट है, बाकी पार्टनर का नहीं।
27 बोलता है एलएलपी उन एक्टिविटीज के लिए बाउंड होगा जो पार्टनर की अथॉरिटी के अंदर रह के की गई है। उन एक्टिविटीज के लिए बिल्कुल बाउंड नहीं होगा जहां पर पार्टनर की अथॉरिटी थी नहीं, या पार्टनर को ऐसा लगता है कि उसको अथॉरिटी है बट अपेरेंटली उसको इस चीज की अथॉरिटी नहीं है। जो चीज एलएलपी की अथॉरिटी के अंदर किया गया उसके लिए एलएलपी के एसेट लायबल होंगे, उसके लिए पैसा एलएलपी अपने एसेट से चुकाएगा, पार्टनर को 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। 28 में पार्टनर भी सेम बात कंफर्म करता है कि जो चीज पार्टनर की अथॉरिटी के अंदर है उसके लिए पार्टनर नहीं एलएलपी रिस्पॉन्सिबल होगा, और जो पार्टनर की अथॉरिटी के बाहर है उसके लिए एलएलपी रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर सेक्शन 29 आता है। सेक्शन 29 बात करता है हमारा कि अगर कोई आदमी ऐसा है जो पार्टनर नहीं है बट अपने बिहेवियर से ऐसा डिस्क्लोज करता है कि वो पार्टनर है, तो अगर किसी आदमी ने पार्टनरशिप फर्म को क्रेडिट एक्सटेंड किया, उस क्रेडिट पर फर्म ने कुछ रिटर्न कमाया, तो वो क्रेडिट का अमाउंट, वो रिटर्न का अमाउंट दोनों उठा के पार्टनर फर्म को देना पड़ेगा उस आदमी को वापस। अगर फर्म नहीं चुका पाता तो जिस आदमी ने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है वो लायबल होगा, उसकी सेकेंडरी लाइबिलिटी है, बेसिकली लाइबिलिटी है लेकिन सेकेंडरी है। ठीक है। उसके बाद आया सर सेक्शन नंबर 31 जो बात करता है फ्रॉड के बारे में। अगर कोई एलएलपी या उसके पार्टनर्स या क्रेडिटर्स किसी भी तरह का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते हैं तो फ्रॉड के केस में आपको 5 साल की सजा होगी, फाइन होगा 50,000, मैक्सिमम अप टू 50,000 रुपीज हो सकता है। ठीक है। अब 31 आता है विसल ब्लोइंग। अगर किसी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में किसी पार्टनर ने या किसी इंप्लॉय ने कुछ हेल्पफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है जिसकी वजह से जो सही क्रिमिनल है वो पकड़ा जा रहा है, या जो सही क्रिमिनल है उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन लग रही है, तो आपको दी गई सजा या तो कम कर दी जाएगी या वेव ऑफ कर दी जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट, आपको फिर उस इंफॉर्मेशन देने के चलते डिसमिस, डिमोट, डिस्चार्ज, सस्पेंड, थ्रेटन, हैरेस ये सब नहीं किया जा सकता। फिर आया सेक्शन 32, 33, 34। सेक्शन 32 बात करता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में। हर पार्टनर को कैपिटल कंट्रीब्यूट करना है फर्म में, टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इनमूवेबल, मॉनेटरी वैल्यू होना जरूरी है। 33 बोलता है कि सबको कंट्रीब्यूट करना है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा है। अगर किसी पार्टनर ने ऐसा बोला है कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा लेकिन उसने नहीं किया है, अब क्रेडिटर फर्म से पैसा लेना चाह रहा है, तो क्या वो पार्टनर को एनफोर्स कर सकता है वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए? बिल्कुल कर सकता है। क्योंकि तुम सोचो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अब तुम इंटर में हो, जिस क्रेडिटर ने पैसा फर्म को दिया है वो इसी बेसिस पर तो दिया होगा ना, ये देख के कि फर्म के कैपिटल में पार्टनर का पैसा लगा है, कि अगर मेरे को एसेट से पैसा नहीं मिला तो इनके कैपिटल से तो मिलेगा। तो अब तुम पीछे अपना कैपिटल कैसे खींच सकते हो हाथ? तुम्हारे भरोसे पे ही तो दिया है उसने। फिर आता है सेक्शन नंबर 34, वो बोलता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हर पार्टनरशिप, हर एलएलपी को प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है डुअल एंट्री बेसिस पर। कैश या अक्रूवल उसकी मर्जी है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी दोनों एस से शुरू होता है, ये सबमिट करना है विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक है एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न है सेक्शन 35, वो ए से शुरू होता है, वो सबमिट करना है विद इन 60 डेज फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड। और इनका ऑडिट होना भी जरूरी है। अगर इसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट लिखा है तो भैया उसके लिए आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है, अगर इसमें कोई फॉल्स स्टेटमेंट लिखा है, क्योंकि इनका इंस्पेक्शन भी होता है। तो ये बात याद रखिएगा, अगर इनमें कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट हुआ तो आपको भैया 2 साल की जेल, मिनिमम पेनल्टी 1 लाख, मैक्सिमम पेनल्टी 5 लाख तक हो सकती है। ठीक है। इसके बाद आता है सर 38। ठीक है। 36, 37 हो गया। 38, 38 क्या है सर? 38 है पावर टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन। रजिस्ट्रार चाहे तो आपसे या किसी पार्टनर से और इन्फॉर्मेशन मांग सकता है। उसने मांगा, उसने एक टाइम लिमिट दी होगी आपको कि इतने दिन में दे दीजिए, तो दया करके आप उतने दिन में दे दीजिए, क्योंकि अगर आपने नहीं दिया तो वो फिर आपको समन कर सकता है। समन मतलब वो आपको बुला सकता है अपने पास कि आओ बेटा हमारे पास आओ, अब आप यहाँ आके ओथ पर दो। अगर आपने वो भी नहीं दिया तो अब वो आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, मिनिमम 2,000, मैक्सिमम 25,000। अब ध्यान से सुनना, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस का मतलब होता है हमें केस नहीं लड़ना, हमें टाइम बचाना है, हम पेनल्टी दे देंगे, केस नहीं लड़ेंगे। लेकिन कंपाउंडिंग सिर्फ उस ऑफेंस का हो सकता है जहां आप जेल नहीं जा रहे हो। जिस चीज पर जेल की पेनल्टी है वो कभी कंपाउंड नहीं हो सकता। तो एलएलपी रजिस्ट्रार को अप्लाई करेगा कि हमको कंपाउंडिंग करनी है। रजिस्ट्रार अपने कमेंट्स और एलएलपी की परमिशन लेने वाली बात आरडी को बताएगा। आरडी उस चीज को चेक करेगा, आरडी एलएलपी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई हमने कंपाउंडिंग कर दी है, लेकिन कंपाउंडिंग अभी इफेक्टिव नहीं होगी। कंपाउंडिंग तब इफेक्टिव होगी जब एलएलपी आरओसी को यह बात इन्फॉर्म कर दे, 7 दिन के अंदर अंदर उसको करना है फ्रॉम दी ऑर्डर। अब जब कंपाउंडिंग हो गई तो कंपाउंडिंग किस रेट पर होगी? कंपाउंडिंग होगी उस ऑफेंस का जो मिनिमम रेट है उस पर तो नहीं हो सकती, उससे ऊपर और मैक्सिमम रेट के अंदर। अब अगर आपने कंपाउंडिंग के ऑफर को भी माना नहीं तो वो ट्वाइस द मैक्सिमम रेट ऑफ पेनल्टी जो है वो आरडी आपके ऊपर लगा सकता है। एक ऑफेंस
एक ही बार कंपाउंड हो सकता है 3 साल में, मतलब आफ्टर दैट वो 3 साल तक कंपाउंडिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। 3 साल बाद इट विल बी ट्रीटेड एज अ फ्रेश ऑफेंस। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 42, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। आप एलएलपी में अपना प्रॉफिट शेयरिंग राइट किसी को भी सेल मॉर्गेज ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट द कंसेंट। वो आदमी बिजनेस में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करेगा। वो आदमी शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगा, ना बुक्स कॉपी बनाएगा, ना इंस्पेक्ट करेगा, कुछ नहीं करेगा, चुपचाप खाली बिजनेस में बैठा रहेगा। सेक्शन 55, 56, 57 तीनों कन्वर्जन के बारे में बताते हैं। कुछ नहीं, बस बताते हैं कि इस सेक्शन को फॉलो कर लेना। अब इस सेक्शन में क्या लिखा है वो आप फाइनल में पढ़ना। अब आया सर सेक्शन नंबर 58 जो बोलता है अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म हो, एलएलपी बन रहे हो, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो एलएलपी बन रहे हो, या आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और एलएलपी बन रहे हो, तो आप अपना पास्ट छोड़ के बदल रहे हो ना। तो जब आप पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो तो आपको नया रजिस्ट्रेशन लेने से 15 दिन के अंदर अंदर अपने पुराने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को, अगर आप पार्टनरशिप फर्म है, या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना होगा कि भाई मैंने अपना नेचर एलएलपी में चेंज कर लिया है, वो भी विद इन 15 डेज। कन्वर्जन करने के साथ साथ सारे एसेट लाइबिलिटी सब कुछ आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। सेक्शन 59 फॉरेन एलएलपी की बात करता है। क्या फॉरेन एलएलपी इंडिया में आके बिजनेस सेटअप कर सकता है? बिल्कुल। क्या इंडियन एलएलपी का पार्टनर बन सकता है? हाँ सर, बिल्कुल। अब आया सेक्शन नंबर 60, कॉम्प्रोमाइज के बारे में बात करते हैं। सर एलएलपी के पास पैसे नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज एंटर करना चाहता है, जिसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो किसके साथ करना चाहता है? एलएलपी अपने क्रेडिटर के साथ करना चाहता है या एलएलपी अपने पार्टनर के साथ करना चाहता है? तो भैया जिसका भी है उसकी एक मीटिंग करवाओ। उस मीटिंग में 3/4 इन द वैल्यू, वैल्यू वर्ड याद रखना, नंबर नहीं, वैल्यू, शुड अग्री टू दिस अरेंजमेंट। जब उनका अग्रीमेंट हो जाए, ये बात आप ट्राइब्यूनल को बताओ। ट्राइब्यूनल पहले ये बात आरओसी से पूछेगा कि भैया तुमको क्या लगता है, इन्होंने हमने सारे मटेरियल चीजें बता दी हैं, इन्होंने हमारे पेंडिंग लिटिगेशन के बारे में बता दिया है। अगर आरओसी को लगता है हाँ ये सब चीजें तो ठीक है, तो आरओसी अपना ग्रीन फ्लैग दिखा देगा। जब आरओसी ने अपना ग्रीन फ्लैग दिखा दिया, इसके बाद ट्राइब्यूनल परमिशन दे देगा, लेकिन अभी इफेक्टिव नहीं होगा अरेंजमेंट। 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी आरडी के परमिशन से आरओसी के पास आपको ये फाइल करना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल के परमिशन से। जब आपने आरओसी के पास फाइल कर दिया, उस दिन से ये ऑर्डर अप्रूव्ड माना जाएगा, मतलब इन ट्रांजिट, मतलब माना जाएगा कि कंप्लीट है। अगर आपने इसमें कुछ गड़बड़ की, जैसे आरडी को मान लो आपने 30 दिन के अंदर आरओसी को नहीं बताया, तो पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर 10,000 रुपए प्लस 100 पर डे। मैक्सिमम एलएलपी के लिए 1 लाख, डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए 50,000। ये सेम पेनल्टी है जो सेक्शन 10 में थी, एकदम सेम। अब 60 में ये बताने के साथ साथ ना वो कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देगा तुमको ट्राइब्यूनल कि ये चीज आपको माननी है। अब मान लीजिए आपने वो इंस्ट्रक्शंस नहीं माने, तो उसके पास इतनी पावर है कि वो डायरेक्टली आपका वाइंडिंग अप ऑर्डर कर देगा। सेक्शन 62 बात करता है अमेलगमेशन के बारे में। जब दो एलएलपी साथ में मिलते हैं, तो फिर इस केस में अगर एक एलएलपी दूसरे एलएलपी के साथ कंबाइन करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा? ट्राइब्यूनल को अप्रोच करेगा। ट्राइब्यूनल को बोलेगा कि भैया सुनो, हमको ना एलएलपी को मर्ज करना है। तो ट्राइब्यूनल बोलेगा ठीक है, आप इसको कर सकते हो, लेकिन ट्राइब्यूनल पहले लिक्विडेटर को बुलाएगा, आरओसी को बुलाएगा, उन लोग से उनके व्यूज मांगेगा कि एलएलपी ने कोई डिफॉल्ट या मिस स्टेटमेंट तो नहीं किया अपने अफेयर्स को मैनेज करने में। जब वो लोग दोनों हरी झंडी दिखा देंगे, तब सारे के सारे एसेट जो पुराने एलएलपी के ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर, एक डिसोल्यूशन होगा विदाउट वाइंडिंग अप। क्यों डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप? क्योंकि एक एलएलपी बंद करके दूसरा एलएलपी स्टार्ट हो रहा है, मर्ज हो रहा है ना। ये ऑर्डर पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर एलएलपी को ये बात आरओसी को बतानी है। अगर 30 डेज में नहीं बताया, सेम पेनल्टी, 10,000 एलएलपी और डीपी, 100 पर डे, 100 पर डे, मैक्सिमम 1 लाख एलएलपी, 50,000 डीपी, ये पेनल्टी लगेगी। उसके बाद आता है सर सेक्शन 63। अगर आप वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ट्राइब्यूनल की परमिशन चाहिए। 64 बताता है कि एलएलपी कब वाइंड अप होगा? जब एलएलपी खुद चाहता है वाइंड अप होने, जब एलएलपी अपनी डेट्स नहीं पेमेंट कर पा रहा, जब 6 मंथ से ज्यादा एलएलपी चल गया है विदाउट टू पार्टनर्स, या जब एलएलपी हर्ट कर रहा है इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, या एलएलपी ने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी नहीं सबमिट किया है फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ये सबमिट नहीं हुआ, या एनी अदर जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। इसके बाद एक 66 है जो ये बताता है कि अगर पार्टनर ने एलएलपी को लोन दिया, इट विल बी ट्रीटेड लाइक अ क्रेडिटर। 67 बताता है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि कंपनीज एक्ट के कुछ सेक्शंस एलएलपी पर एप्लीकेबल हो जाए, बट इसके लिए पार्लियामेंट में नोटिफिकेशन पास करनी होगी। 69 ये बताता है कि जहां जहां पर आपने डॉक्यूमेंट सबमिशन में लेट किया है, वहां पर एडिशनल फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। और जो 70 है वो ये बताता है सबसे बढ़िया, कि अगर आप एक ऑफेंस को दोबारा करते हो, तो अगर उस ऑफेंस में जेल है, वो तो वैसे की वैसे ही रहेगी।
लेकिन अगर वो पेनल्टी है तो जो पेनल्टी का अमाउंट है वो डबल हो जाए। एंड दैट इज द इंटायर सिनॉप्सिस ऑफ एलएलपी इन 20 मिनट्स।